तो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। आज मैं फिर पुनः लेकर आया हूं साइंस की 6 to 10 की श्रृंखला SCRT, जिसमें इकाई 6 क्लास 6 की जीव जगत पार्ट को लेकर। इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका पब्लिश कर दिया है। चूँकि ये पार्ट बहुत बड़ा था, इसलिए हमने इसका एक पार्ट में आधा वीडियो आपका पब्लिश कर दिया है, और दूसरा जो आगे का जो भाग है वो हम आज इसको पढ़ाएंगे। आप इसको भली भांति देखना ताकि आपको सही समझ विज्ञान की हो सके। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप इनसे परिचित नहीं होते हैं। आज हम लेकर चलते हैं अगले भाग की ओर। ये आपकी SCRT की बुक है। ये SCRT की बुक विज्ञान कक्षा 6 की बुक है, और इसमें हम भाग 2 की ओर, इसी जो इकाई 6 है इसका भाग 2 लेकर चलते हैं। तो इसमें हमने सजीवों के कुछ लक्षण आपको बताए थे कि किस तरह उत्सर्जन, पोषण और श्वसन, वृद्धि, प्रजनन आदि कैसे होता है। फिर जंतुओं में हमने बताया कि जंतुओं में किस प्रकार होता है। फिर हमने सजीव निर्जीव में अंतर आपको स्पष्ट कर दिए थे। इसके उपरांत हमने आपको सजीवों का वर्गीकरण, तो सजीवों के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले, क्योंकि सजीव का वर्गीकरण किया जाए तो 2 प्रकार से होता है, एक जंतु, एक पौधे यानी वनस्पति, यानी प्लांट हो जाएंगे, और एनिमल। 2 प्रकार से बांटा गया है जीवों को। तो हमने सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण आपको बता दिया है। ये वीडियो आप लोग इससे पहले जो हमने पब्लिश किया है उसे देख लेना, ताकि आपको सही समझ इस विज्ञान की हो सके, इससे कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। और हमारे इसके जो जंतुओं का वर्गीकरण था उसमें हमने संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर आपको वर्गीकरण बताया। फिर हमने प्रजनन की विधि के आधार पर अंडेज और जरायुज बताया। वास स्थान के आधार पर जलीय, वायवीय और स्थलीय बताया। आज हम लेकर चलते हैं आपको पौधों का वर्गीकरण। तो आपने जंतुओं का वर्गीकरण इससे पहले की वीडियो हमने पब्लिश किया, उसे देख लेना सभी लोग, और फिर आगे पढ़ेंगे तो आपको सही समझ विज्ञान की विकसित हो सकेगी, और आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। हमारे जब हम वीडियो पब्लिश करते हैं उसको सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य दबाना, ताकि आपको सही समय पर आपको वीडियो प्राप्त हो सके। लाइक शेयर करना। आइए चलते हैं पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। इसमें लिखा है, यानी पौधे जो होते हैं, यानी वनस्पति जो होती, प्लांट होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो आइए चलते हैं पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। यानी ये 3 आधार हैं जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण आप भली बात जानते होंगे कि वर्गीकरण में क्या होता है, पौधों को या जीवों को अलग अलग समूहों में उनकी समानता और असमानता के आधार पर बांटा जाता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, कुछ अन्य बातें समझते हैं। क्या है, थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप सभी लोग परिचित होंगे। थियोफ्रेट्स जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, जबकि जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। और जीव विज्ञान के जनक कौन है, वो भी अरस्तु ही कहे जाते हैं, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले वर्गीकरण जंतु और वनस्पति के रूप में किया था जीवों का। और लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। लीनियस, कैरोलस लीनियस वर्गीकरण को जनक कहा जाता है, क्योंकि वर्गीकरण का सही वर्गीकरण इन्होंने ही किया था, इसीलिए वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आइए चलते हैं सबसे पहले पुष्प के आधार पर। पुष्प मतलब फूल, यानी फ्लावर के आधार पर किस प्रकार जो है वनस्पति को बांटा गया है। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले पुष्प का आधार पर बांटे तो पुष्पी और अपुष्पी। पुष्पी मतलब जो फूल जिसमें होते हैं, और अपुष्पी मतलब जिसमें फूल नहीं होते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं पुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे पर पुष्प और फल लगते हैं, और ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। ध्यान देना, पुष्पी पौधे जो होते हैं पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इनमें यानी जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे आप बात करें, गुलाब है, सरसों है, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी। कुमुदनी मतलब जो कमल टाइप का होता है। इसी प्रकार ये सारे फूल जो हैं आप होते हैं, इसमें जड़, तना, पत्ती सभी होती हैं, इसीलिए हम इसे विकसित पौधे की संज्ञा देते हैं और पुष्पी पादप कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सरसों, गुलाब, कुमुदनी, सूरजमुखी, आम, शीशम आदि ये सब क्या होंगे, ये सारे पुष्पी पादप। आगे चलते हैं अपुष्पी पादप की ओर, यानी अपुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधे वो पुष्प होते हैं जिसमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं। अधिकतर इनमें जड़, तना, पत्ती का भी अभाव होता है, यानी जड़, तना, पत्तियां भी अभाव होता है, यानी नहीं होती। चूँकि इसमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं, इसलिए फल की भी संभावना कोई नहीं, यानी फल भी नहीं लगते हैं। इनमें वंश वृद्धि पुष्पों के स्थान पर विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं बीजाणुधानी।
यानी पुष्पी पौधों में प्रजनन होता है पुष्पों के द्वारा, जबकि अन्य पौधे जो ये होते हैं अपुष्पी, इसमें बीजाणुओं द्वारा होता है, बीजाणु प्रजनन से उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं द्वारा होता है। इसमें देखा जाए कौन कौन से आते हैं, कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, मॉस होते हैं, फर्न होते हैं। कवक, शैवाल, मॉस, फर्न ये क्या हैं, या अपुष्पी पादप कहलाते हैं। ये पूरे के पूरे सदस्य हैं, पूरे समूह हैं, समूह पूरा है ये। तो मांस एक पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उगाता है। तो यहाँ पर देखा जाए कुछ पौधों के नाम लिखे हैं, जैसे नीलहरित बैक्टीरिया है, आपके कवक हैं, ये क्लेमाइडोमोनास है, ये आपका यूलोथ्रिक्स है, ये स्पाइरोगायरा है, फर्न है, ये मॉस है। इसी प्रकार के ये सारे जितने भी पौधे हैं ये सब क्या हैं, अपुष्पी पौधे। अब आगे चलते हैं, क्रियाकलाप से समझते हैं। तो हमारे परिवेश में बगीचा, तालाब, जंगल, पहाड़, आप सब जाइए वहाँ पर भ्रमण करिए। भ्रमण करके आप देखिए वहाँ पर विद्यमान विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का अवलोकन करिए, वहाँ देखिए। अब इसमें पुष्प वाले यानी पुष्पी और बिना पुष्प वाले ने अपुष्पी पौधों को अलग अलग पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में सूची बना लीजिए। तो यानी सब आप जब जाएंगे तो वहाँ पर पुष्प वाले और बिना पुष्प वाले दोनों पौधों दिखाई पड़ेंगे, दोनों की आप सूची बनाइए और नाम लिखिए। तो ये हो गए, पहला हो गया भाग पुष्पी और अपुष्पी, यानी पुष्प की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप। अब चलते हैं आकार के आधार पर। तो पुष्पी पौधे आकार में छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, ये छोटे भी होते बड़े भी होते हैं, और आकार के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इनको भी समझना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझिए ज़रा। तो इनको 3 भागों में शाक, झाड़ी और वृक्ष 3 भागों में बांटा गया है। तो इसकी आकार यानी ऊंचाई के आधार पर, तो सबसे पहले शाक जो होते हैं, तो ये कैसी परिभाषा है, ये 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे, यानी 1 मीटर से जो कम नाप के होते हैं उन पौधों को शाक कहते हैं। और इनका तना कोमल, पतला तथा कमज़ोर होता है, जैसे मक्का है, मटर है, पालक है, हरी धनिया जो आपकी धनिया उगाई जाती है, लहसुन है, प्याज है, ये सब क्या हैं, ये शाक में आते हैं। तो ये शाक हो जाएंगे, यानी इसकी 1 मीटर से कम नाप की दूरी होती है, कम नाप के पौधे होते हैं। और झाड़ी की बात करें तो 1 से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले कठोर व मजबूत पौधे होते हैं, यानी 1 से लेकर 3 मीटर ऊंचाई तक जो पौधे होते हैं उन्हें हम झाड़ी की संज्ञा देते हैं। और इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है और ये अधिक शाखित होते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं, जैसे गुलाब है, करौंदा है, गुड़हल है, ये सारे क्या हैं, ये सारे झाड़ी में आते हैं। और तीसरी जो आपके हैं वृक्ष, तो ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं, यानी बहुत लंबे पौधे हो जाते हैं। ये कभी कभी 10-10 या 50-50 मीटर के भी पौधे हो जाते हैं। इनका तना मोटा होता है, काष्ठीय, शाखित व अशाखित हो सकता है, तना बेलनाकार होता है, बहुभुजाकार होता है, जैसे नीम है, आम है, चीड़ है, नारियल है, ये आदि जो शीशम है, लिप्टिस है, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वृक्ष होते हैं। इस प्रकार आपने समझा कि आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। 1 मीटर तक की ऊंचाई को शाक कहते हैं, 1 से 3 मीटर तक की ऊंचाई को झाड़ी कहते हैं, 3 मीटर से जो लंबे होते हैं उनको हम वृक्ष की संज्ञा देते हैं। अब आगे चलते हैं, तीसरे आधार को समझते हैं। तीसरा आधार आपका होता है आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर जब आप जाएंगे तो आयु के आधार पर पौधे भी बांटे गए हैं, तो 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। तो प्रत्येक जीव जंतु की आयु निश्चित होती है, उस आयु को पूरा करते ही उसकी मृत्यु हो जाती। कुछ पौधों का जीवन कुछ महीनों का होता है, जबकि कुछ पेड़ पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। पौधों को उनकी आयु के अनुसार 3 भागों में बांटा गया, यानी आयु के अनुसार देखा जाए 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है 1 वर्षीय पौधे, यानी ये 1 वर्ष तक जीवित रहते हैं, उसके बाद ये पौधे जो हैं डेड हो जाते हैं, यानी इनकी मृत्यु हो जाया करती है। तो ये पौधे 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फलते फूलते हैं, यानी 1 वर्ष या कुछ महीने, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने के भी हो सकते हैं, लेकिन ये 1 वर्षीय पौधे में ही आते हैं। और जब इनका 1 वर्ष के अंदर ही सूख जाते हैं, यानी अंत में सूख कर ये समाप्त हो जाते हैं। अब इनकी फसलें जितनी बात करें वो सब 1 वर्षीय होती है, जैसे चना है, मटर है, गेहूँ है, धान है, मक्का है, ज्वार है, ये सारे कैसे पौधे हैं, 1 वर्षीय पौधे हैं। अब द्विवर्षीय बात करते हैं। द्विवर्षीय मतलब 2 वर्षों की जो फसल होती है,
पौधे होते हैं। ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, यानी पूरा जीवन चक्र 2 वर्ष के अंतर्गत पूरा करते हैं, इसमें 1 वर्ष में पूरा करते हैं। पहले वर्ष में पौधों में जड़, तना, पत्तियां पूर्ण विकसित होकर और द्वितीय वर्ष में पुष्पन, फलन, बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं। यानी पहले वर्ष में क्या होता है, जड़, तना, पत्तियां बनती, दूसरे वर्ष में पुष्प, फल, बीज बनते हैं और अंत में ये 2 वर्ष बाद नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के पौधे बहुत ही कम होते हैं। जैसे देखा जाए तो केला इसी की श्रेणी का है जो 2 वर्षीय पौधा होता है। आगे चले तो बहुवर्षीय पौधे की बात करें। बहुवर्षीय मतलब 3 वर्ष का मतलब बहुत होता है। ये आपके हिंदी में भी देखा गया है कि संस्कृत में भी देखा गया है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। तो इसी प्रकार 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। ये पौधे जो होते हैं कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते रहते हैं। ये शाक, झाड़ी या वृक्ष तीनों ही तरह के पौधे होते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए दूब घास, गुलाब, आम, कटहल, ये सब क्या हैं, कटहल है, नीम है, जामुन है, शीशम है, ये सब क्या है, बहुवर्षीय पौधे होते हैं और सामान्यतः ये क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि 3 आधार पर बांटा गया। ये हो गया आयु के आधार पर, इससे पहले हमने आपको बताया आकार के आधार पर, उससे पहले हमने पुष्प के आधार पर बांटा था। तो 3 आधार हो गए। अब चलते हैं पौधे के विभिन्न भागों की संरचना। अब पौधे की जो संरचना होती है उसकी बात करते हैं। तो ये देखो एक पौधा दिया गया है। इसमें देखा जाए यहाँ पर अगर नीचे ज़मीन के अंदर वाले भाग को हम कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर वो जड़ होता है, ज़मीन के ऊपर वाला भाग जो होता है वो कहलाता है आपका तना। तो इस प्रकार तने को हम प्ररोह तंत्र कहते हैं, जबकि नीचे वाले को जड़ तंत्र कहते हैं। तो प्ररोह तंत्र में देखा जाए पत्ती होती हैं, डंठल होते हैं, फूल होते हैं, फल लगते हैं, बीज होते हैं, पुष्प होते हैं। जबकि जड़ में देखा जाए तो एक मेन जड़ होती, मुख्य जड़, दूसरी द्वितीयक जड़ और तीसरी तृतीयक जड़ और साथ में मूल रोम इसमें होते हैं। इस प्रकार आपने जड़ तंत्र को देखा और प्ररोह तंत्र को। आइए चलते हैं। तो आपने देखा कि पूरे पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। जमीन के अंदर वाले भाग को जड़ तंत्र और जमीन के ऊपर वाले भाग को प्ररोह तंत्र कहते हैं। अब हम जड़ की बात करते हैं। तो पौधे जड़ द्वारा जमीन पर स्थिर होते हैं। अपने प्रवेश में पाए जाने वाले कुछ पौधे जैसे चना, मटर, घास को उखाड़कर आप देखिए, अवलोकन करिए, आप देखेंगे कि चना मटर की जड़ें एक मोटी जड़ है जिसके अनेक पतली शाखाएं निकलती हैं। ये कैसी जड़ है, मूसला जड़। जैसे ये सरसों का है तो ये कैसी जड़ है, मूसला जड़। और इसी प्रकार घास में भी देखें तो एक स्थान पर अनेक शाखाएं गुच्छे के रूप में होती हैं, तो ये अपस्थानिक जड़ है। अपस्थानिक जड़ मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर गुच्छे जैसी संरचनाएं निकलती हैं, ऐसे यहाँ से, तो इसे हम कहते हैं अपस्थानिक जड़। और जब एक जो जड़ में आए और इससे कई सारी शाखाएं टूटती चली जाएं तो इसे हम कहते हैं मूसला जड़। तो ये शाखित रूप होती है, इसे हम अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़ कहते हैं, इसे हम मूसला जड़ कहते हैं। तो आपने देखा होगा धान की अपस्थानिक जड़ होती है, गेहूं की अपस्थानिक जड़ होती है। तो इसी प्रकार ये जो अपस्थानिक और मूसला जड़ें 2 प्रकार की होती, जड़ें 2 प्रकार की होती, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें। यहाँ पर आपको समझना होगा ये मूसला जड़ है, ये अपस्थानिक जड़ है। अपस्थानिक जड़ देखो ये एक ही जगह पर जकड़ गई हैं बहुत सारी जड़ें निकलकर, और इसमें एक जड़ आई है, फिर इससे द्वितीयक जड़, फिर इससे तृतीयक जड़ निकलती हैं। तो इस प्रकार ये मूसला जड़ हो जाती है, ये अपस्थानिक जड़। आइए चलते हैं मूसला जड़ के बारे में। तो मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। ये देखो प्राथमिक जड़ है, या इसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं, या इसे हम मुख्य जड़ कहते हैं। तो मुख्य जड़ से अनेक पतली शाखाएं निकलती हैं, ये देखो पतली शाखाएं निकली, इसे हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। और इनसे पुनः निकलने वाली शाखाएं, यानी इनसे भी जो शाखाएं निकलती इन्हें हम तृतीयक जड़ कहते हैं। तो इस प्रकार मूसला जड़ जमीन में गहराई तक जाती है और मिट्टी में फैलकर पौधों को मजबूती में स्थिर रखती है। जैसे मटर का, सेम आदि क्या है, मूसला जड़ है। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक जड़ की। ये अपस्थानिक लिखा हुआ है, तो ये अपस्थानिक जड़ यानी इससे हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं। आइए चलते हैं। गेहूँ, धान, मक्के आदि में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। आप इनको वृक्ष जब हों, ये पौधे हों, इनकी जड़ें उखाड़ कर देखिए तो आप देखेंगे इनकी झकड़ा जड़ होती है, कहीं पास बहुत सारी झुंड के रूप में होती हैं। इसमें बीजों से निकले मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशों के भांति निकलती हैं। इन्हें हम अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। इसके कई नाम अपस्थानिक जड़, झकड़ा जड़ और रेशेदार जड़ कहते हैं।
जड़ें पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं। जड़ें चाहे जितनी हो सब पौधों को स्थिर रखती हैं, यानी खड़ा करने में। सीधा अगर जो खड़ा रहेगा तो किसके कारण? जड़ों के कारण ही खड़ा रहता है। और इसमें मूल रोम होते हैं, यानी ये जड़ है, जड़ में छोटे छोटे रोम के समान भाग होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मूल रोम। तो भूमि से जल तथा उसमें घुले खनिज लवणों का अवशोषण। अब इसमें जो मिट्टी से जल है, खनिज लवण जो अवशोषित होते हैं वो इस मूल रोमों के द्वारा ही अवशोषित होते हैं। तो आपने जड़ को समझा, जड़ के प्रकार को समझा और जड़ के कार्य को समझा, यानी जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। अब चलते हैं तना का। तना का क्या कार्य है? तो तना पादप के प्ररोह का सबसे दृढ़ भाग है। तना जो होता है प्ररोह तंत्र में आता है, इसे स्तंभ भी कहते हैं। प्रारंभ में तने कोमल होते हैं, ये पुराने होकर साग झाड़ी वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तने में गांठ जैसी पर्व संधियां होती, निकटतम दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। जैसे आपने गन्ना देखा होगा, अब गन्ने में देखा होगा एक गांठ होती है इस टाइप की, और फिर यहाँ से एक दूसरा निकलता है और इस प्रकार यहाँ पर होती है ऐसे गन्ना। तो यहाँ पर ये पर्व संधि है और इसके ये एक पर्व संधि और दूसरी पर्व संधि, दोनों के बीच के स्थान को, ये जो भाग है इसे हम पर्व कहते हैं। तो आपने समझ लिया है कि किस तरह होते हैं। तो आप लिखा निकटतम दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। दूब घास, मक्का, बांस, गन्ना आदि पौधों में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पेड़ पौधों में पत्तियों तक पानी तथा खनिज लवण पहुंचाने की निश्चित व्यवस्था होती है और इनमें तने में पतली पतली नालियां होती हैं। इनके संबंध जड़ों से होता है। तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है और तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल को विकसित होने का स्थान देता है। इन सबका आपस में संबंध स्थापित होता है। तने की शाखाओं की पत्तियां इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि प्रत्येक पत्ती को सूर्य का प्रकाश मिले। जल तथा तना जो है जल एवं खनिज पदार्थों के संवहन और भोजन का स्थानांतरण का कार्य करता है। यानी जो तना है, जड़ से जो अवशोषित आपका खनिज लवण जल है वो तने में पहुंचता है और तने से ये व्यवस्था ये करता है कि प्रत्येक पत्ती तक, प्रत्येक पुष्प तक, सब जगह पर जल और खनिज लवण पहुंचाया जा सके। इस तरह व्यवस्था करता है कौन सा? तना। और तना जो है मजबूत होता है, शुरुआत में थोड़ा कोमल होता है, बाद में ये मजबूती प्रदान करता है। और तने का ये भी कार्य होता है कि प्रत्येक पत्ती की ऐसी व्यवस्था करता है कि उसके पास हर प्रकार से सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच सके। इसके आगे हम पत्ती की अगर जो बात करें तो देखो ये पत्ती दी गई है। पत्ती की संरचना है, पत्ती एक चपटा भाग होता है। तो आइए चलते, पौधे में आप पत्ती को कैसे पहचानते? पत्तियां प्रायः हरे रंग की होती हैं। पत्ती का वह का भाग जिसमें पत्ती तने से लगी होती पर्णाधार कहलाता है। यानी ये जो है आपको हमने ये बताया था पर्ण संधि होती है, यहीं पर लगी होती डंठल, इसे को हम पर्णाधार कहते हैं। और पत्ती का जो चपटा भाग होता है उसे हम पर्णफलक कहते हैं। यानी ये जो है आपका पर्णफलक होता है, ये पूरा पर्णफलक ये पर्णाधार होता है। और पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग पर्णवृंत कहलाता है। और ये जो यहाँ पर पर्णाधार हो गया, ये पूरा ये आधार हो गया पर्ण का, और ये जो है ये आपका डंठल जो दिखाई पड़ता है इसे पर्णवृंत कहते हैं। ये पर्णफलक, तीन भाग हो गए, पर्णाधार, पर्णवृंत हो गया और पर्णफलक हो गया। तो इस प्रकार ये पत्ती की संरचना हो गई। अब आगे चलते, सामान्यतः पत्तियों की ऊपरी सतह पर गहरे रंग का और चिकनी होती हैं। गहरे रंग द्वारा पत्तियां सौर ऊर्जा अवशोषित करती हैं। चिकनी सतह से प्रकाश की अनावश्यक किरणें परावर्तित हो जाती हैं, यानी आती हैं और वापस लौट जाती हैं, जिससे इनमें वाष्पोत्सर्जन, जल की हानि थोड़ा कम होती है। निचली सतह पर खुरदरी उभरी हुई सिराओं का जाल होता है। सिराओं की उपस्थित पूरा पर्णफलक फैला होता है। सिराओं का जाल पत्तियों द्वारा बने भोजन के पौधों के तने तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी पत्तियों में जो भोजन बनता है वो भोजन जो है समस्त पौधे तक, अंगों तक पहुंचाने का कार्य इसमें होते हैं कुछ ऊतक, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। चलिए हम यहाँ समझ लेते हैं। जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है और खनिज लवणों का, और फ्लोएम के द्वारा भोजन का। जाइलम के द्वारा जल और खनिज का, फ्लोएम के द्वारा भोजन का संवहन होता पूरे पौधे में। वही लिखा है, भोजन पौधों के तनों तक पहुँचने का कार्य करती पत्तियाँ पहुँचाती हैं।
पत्ती की सतहों पर अनेक छिद्र होते हैं। छिद्र यानी रंध्र होते हैं, हमने बताया था रंध्र को स्टोमेटा अंग्रेजी में कहते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी पत्तियां जो होती हैं इनमें आप हैंडलेंस यानी सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे और इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र। अब इन रंध्रों के द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं इन्हीं रंध्रों के माध्यम से उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार देखा जाए पत्ती जो होती है पौधे की एकदम रसोई घर का कार्य करती है, क्योंकि इसमें उपस्थित क्लोरोफिल भोजन के निर्माण में सहायक होता है। फिर है पुष्प। पुष्प मतलब फूल। अब पौधे का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक अंग जो होता है पुष्प होता है। यह पौधे के तने शाखाओं से लगा होता है। तने की शाखाओं पर उपस्थित कलिकाएं रूपांतरण होकर पुष्प बन जाती है। सामान्यतः पुष्प 4 भाग होते हैं, यानी पुष्प के 4 भाग होते हैं। इसको हम समझते हैं जरा, और आप बात समझेंगे। पुष्प का सबसे आकर्षक भाग, जो पौधे का सबसे आकर्षक भाग पुष्प होता है, ये लाल, पीले, नीले कई रंग के होते हैं। तो आइए चलते हैं, ये आपका जो होगा पुष्पवृंत हो गया। और जो हरा भाग यहाँ पर होता है ऐसे, इस हरे भाग को हम कहते हैं बाह्य दल। और ये जो पीली या लाल पंखुड़ी होती है, इन पंखुड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं, दल। इन्हें दल कहते हैं। और इनमें जो नर भाग होता है, ये साइड में जो ये नर भाग, ये ऊपर जो होती संरचना, इसी को हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, पु से पुल्लिंग यानी पुंकेसर, यानी ये होता है नर भाग। और इसी में वर्तिकाग्र होता है, ये बीच वाला भाग वर्तिकाग्र होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैला होता है। ये होता है अंडाशय इसका, पौधे का। और ये वर्तिकाग्र ऊपर वाला भाग होता है। और इसी प्रकार इसमें देखा जाए स्त्री केसर उपस्थित होता है। तो यानी पौधे के 2 भाग होते हैं मुख्यतः, पुंकेसर, स्त्री केसर, जो जनन अंग का काम करते हैं। देखो लिखा, सबसे पहले बाहर की ओर बाह्य दल होते हैं हरे रंग के, और ये जो लाल पीले होते हैं इन्हें हम दल कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है, स्त्री केसर पुष्प का स्त्री वाला भाग होता है। पुष्प पौधे का जनन अंग है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन अपनी वंश वृद्धि करते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होते हैं और फल एक अनेक बीज होते हैं। बीज अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नन्हे पौधे का निर्माण करते हैं। यानी पुष्प से फल बनता है, फल में बीज होते हैं और बीजों से ही नए पौधे का जन्म होता है। इस प्रकार प्रजनन में सहायक होता है। आगे चलते हैं, पौधे के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। पौधे में अंग विशेष कार्य के अनुसार रूपांतरित होते हैं। जैसे जड़ों और तनों द्वारा भोजन का संग्रहण होता है। जड़ों और तनों में क्या होता है, भोजन संग्रहण होता है। ये चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए भोजन संग्रह के लिए जड़ों का रूपांतरण। आपने अपने घर में विद्यालय उद्यान में देखा होगा, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर बीज बोए जाते हैं और 1 माह बाद उनमें अंकुरण से बने जड़तंत्र का अध्ययन करें। तो इन पौधों को कक्षा में लाकर इनकी जड़ों का विस्तार से अध्ययन करें। इनकी प्राथमिक जड़ में क्या परिवर्तन होता है उसकी बात करें तो ये सभी मूसला जड़ों के प्राथमिक जड़ के रूपांतरण हैं, यानी ये सभी मूसला जड़ें हैं। इन जड़ों के आकार को ध्यान से देखें। गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी होती हैं तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती हैं, इसलिए इसे हम शंख रूप कहते हैं, यानी शंख रूप कहते हैं किसको, गाजर को। और मूली जो है जड़ ऊपर नीचे दोनों तरफ पतली होती, यानी यहाँ बीच में मोटी, किनारे भी पतली, यहाँ भी पतली, तो इसे हम तर्क रूप कहते हैं या तुर्क रूप कहते हैं। ये तो लिखा तर्क रूप। और शलजम की जड़ें घड़े के समान होती है। देखो शलजम एकदम घड़े के समान है, इसलिए इसे हम घट यानी कुंभ रूपी कहते हैं। तो इस प्रकार ये गाजर हो गई कैसी, शंख रूपी, ये हो गया घट रूपी, ये हो गया तुर्क रूपी। और ये मोटी क्यों हो जाती, क्योंकि इसमें भोजन का जो है संग्रहण होता है, यानी एकत्रित होता है। इसी प्रकार डहेलिया, शकरकंद की जड़ें एकत्रित करिए और देखें इनकी जड़ों में क्या विशेषता। डहेलिया और शकरकंद की जड़ें भोजन एकत्रित करती हैं। आप देखिए ये अपस्थानिक जड़ें हैं, यहाँ पर ये मूसला जड़ें थी, ये अपस्थानिक जड़ें। कई जड़ों का देखो गुच्छा जैसा है। तो ये देखो आप शकरकंद देखेंगे डहेलिया की, इसमें भी क्या है, भोजन संग्रहित है। तो मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद आदि जड़ों में हम खाते हैं। इनकी जो पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इन्हें इकट्ठा होता है, स्वयं को प्रतिकूल परिस्थितियों में संचित भोजन का उपयोग करते हैं। यानी जिसमें भोजन संचित है, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो इसी भोजन को ये पौधा ग्रहण करता है और इसी का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अब चलते हैं भोजन संग्रह के लिए तना का रूपांतरण। ये तो हो गया जड़ का रूपांतरण। तो आपने समझ लिया शकरकंद क्या है, जड़ है, और मूली, गाजर, शलजम क्या है, जड़ है।
अब हम तने की बात करें तो आलू, अदरक, अरबी, अरबी मतलब जिसे आप घुइयाँ कहते हैं बोलचाल भाषा में, इनका निरीक्षण आप करिए तो भोजन एकत्रीकरण भूमिगत तने, यानी ये सारे तने हैं, आलू है, अरबी है, अदरक है, ये सब क्या हैं, ये सारे तने हैं। लेकिन तने कैसे, भूमि के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं भूमिगत तने। ये कैसे हैं, भूमिगत तने। जैसे अरबी है धनकंद, अदरक है प्रकंद, और ये है स्तंभकंद। आलू होता है स्तंभकंद। ये 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। आलू स्तंभकंद है, अदरक जो है प्रकंद है, और अरबी जो है वो धनकंद है। तो अरबी में भोजन एकत्रित होता है, अदरक में होता है, आलू में होता है। ये भूमिगत तने होते हैं, इनको कहते हैं भूमिगत तने। आगे चलते हैं तो तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण, अब कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो सहारा प्रदान करती हैं। आपने बरगद का पौधा देखा होगा, लंबी लंबी जड़ें होती, गन्ने या मक्का में भी देखा होगा जड़ें होती हैं। तो मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा, बांस आदि में जड़ें विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तने को सहारा देती, इन्हें हम सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं। तो ये सहारा देने वाली द्वितीयक जड़ें होती हैं जो बाहर से तने से निकलती हैं। फिर है आरोहण के लिए रूपांतरण। आरोहण मतलब फैलने के लिए। सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते हैं, कुछ पौधे कमजोर तने वाले भी होते हैं, जैसे कद्दू, तुरई, लौकी, ये क्या हैं, इनके तने कोमल होते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में कमजोर तने वाले पादपों की सूची बनाइए, तो ये देखो इसमें होते हैं। अब कमजोर तने से पतली पतली धागे नुमी संरचना निकलती है, इन्हीं को हम प्रतान कहते हैं। ये आकार के चारों ओर लिपट जाते हैं, कोई भी आधार मिल जाए, और आरोहण में सहायता करते हैं, जैसे अंगूर और मटर। तो आप जरा देखिए, ये देखो है यहाँ पर ये राउंडिंग स्प्रिंग के भांति जो संरचना है, इसी को हम प्रतान कहते हैं। अब ये प्रतान क्या करते हैं, प्रतान किसी आधार को पाकर लिपट जाते हैं, इससे जो है ये शाखा के रूप में बढ़ता रहता है, उस आधार को पाकर बढ़ता रहता है, इसी को हम कहते हैं क्या, प्रतान। तो इस प्रकार आपने पूरे पाठ को पढ़ लिया। ये हमने क्या सीखा, इसमें सारी चीज़ें पुनः एक बार बताई गई हैं। तो आपने उस श्वसन, उत्सर्जन और संवेदनशीलता, प्रजनन, वृद्धि, ये सब पढ़ा। जैविक क्रियाएं कौन कौन सी, ये सभी जैविक क्रियाएं हैं। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। जीव एक कोश के अमीबा, यूग्लिना होते हैं, बहुकोश की केंचुआ, मनुष्य आदि होते हैं। कशेर की जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, अकशेर की जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो, जैसे केंचुआ, जोंक, मकड़ी। और इसी प्रकार पुष्पी पौधे आपके हैं, अपुष्पी पौधे हैं। आकार और आधार के आधार पर वृक्षों को बांटा गया, आयु के आधार पर बांटा गया, पौधों के वायवीय भाग ये, और जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र आदि का वर्णन आपको कराया गया। इसके आगे कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो इस प्रकार आप इतना पढ़ लेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए धन्यवाद। और आप में विज्ञान की सही समझ विकसित करने के लिए हमने ये श्रृंखला चलाई है, तो इसमें आप लोग हमें कमेंट अवश्य करना, जो गलतियाँ हों उनको हम सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगे, ताकि आप लोग सही ज्ञान विकसित कर सकें। अच्छी तरीके से पढ़ना, और एक बार समझ में ना आए तो दोबारा फिर देखना, आपको अवश्य इसको समझ में आएगा। इसके आगे हम आपको नोट्स देंगे। आइए चलते हैं, यहाँ तक वीडियो देखा, धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद।